एफएफसी और ईफर्ट के दरमियान कुछ ऐसे डिफरेंसेस जो कि आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले मालूम होने चाहिए। तो ये एफएफसी और ईफर्ट में से आपको किसको चूज करना चाहिए, इन डिफरेंसेस को देखकर आपको काफी हद तक अंदाजा हो जाएगा कि आपको कहाँ जाना चाहिए। फ्यूचर में एफएफसी और ईफर्ट दोनों में से कौन सा ज्यादा कैपिटल गेन और डिविडेंड अनाउंस करेगा। एफएफसी और ईफर्ट में से इन्वेस्टर्स को कौन सबसे ज्यादा डिविडेंड और कैपिटल गेन देगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं शुएब, आप देख रहे हैं B1 बिलियनियर यूट्यूब चैनल। जिस तरह के आप जानते हैं 15,000 सब्सक्राइबर्स के बाद हम फंडामेंटल कोर्स जो कि बिगिनर टू प्रो लेवल का इसी चैनल पर पब्लिक करेंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाएं। एंड एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको भी फॉलो करके PSX से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स को डेली बेसिस पर अवेल कर सकते हैं टाइमली। और ये B1 बिलियनियर की फैसिलिटीज़ हैं जो B1 बिलियनियर टीम आपको प्रोवाइड करती है। तो आप इनमें से कोई भी फैसिलिटी अवेल करने के लिए इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। एंड प्रीमियम ग्रुप की ये फैसिलिटीज़ जो कि आपको एक ही ग्रुप में मिलने जा रही हैं, वो भी इकोनॉमिकल रेट्स पर। तो आप इसकी डिटेल एंड मेंबरशिप के लिए भी इसी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल्ड डिफरेंस ऑफ एफएफसी एंड ईफर्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जब भी कोई बिगिनर एज अ इन्वेस्टर एंटर होता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, देन उनका सबसे पहला डिसीजन होता है कुछ बड़ी कंपनीज, ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करना, जिसमें सबसे पहले नाम ही एफएफसी या ईफर्ट का आता है और बगैर कुछ सोचे समझे इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी जाती है, सिर्फ ये जानते हुए कि एक बहुत अच्छा स्टॉक है, इसकी डिविडेंड हिस्ट्री और कैपिटल गेन और ये कंपनी बहुत अच्छी है हिस्ट्री वाइज भी, जिसकी वजह से उनको कोई फर्दर कोई मजीद एनालिसिस नहीं करने पड़ते। आते ही इनके स्टॉक्स बाय होते हैं और वो डिविडेंड अवेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज इन दो कंपनीज के दरमियान मेजर डिफरेंसेस हम आपको बताएंगे, जिसके थ्रू आप दोनों कंपनीज को इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि आपको किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस में नहीं, और कौन सी आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगी। तो सबसे पहले तो एफएफसी और ईफर्ट दोनों ही फर्टिलाइजर सेक्टर से बिलोंग करती हैं और इन दोनों का मेन बिजनेस है यूरिया की प्रोडक्शन का। और यूरिया की प्रोडक्शन में मेन रॉ मटेरियल होता है गैस। तो ये सिंपल सी बात है कि जिस कंपनी को गैस जितनी सस्ती मिलेगी, इनके रॉ मटेरियल जितना सस्ता मिलेगा, उतना ही उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ज़्यादा होगी, चाहे वो एफएफसी हो चाहे वो ईफर्ट हो। और अगर किसी कंपनी को गैस एक्सपेंसिव मिलती है तो ऑब्वियसली उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो डिक्लाइन हो जाएंगे। तो इन दोनों कंपनीज को लेकर जो गैस रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है दोनों कंपनीज के लिए, उसमें आपको थोड़ी क्लैरिफिकेशन कर देते हैं। बेसिकली एफएफसी और ईफर्ट दोनों अपने अपने रॉ मटेरियल्स मीन के गैस दूसरी दूसरी कंपनी से लेते हैं और अपनी प्रोडक्ट को बनाकर सेल आउट करते हैं। तो एफएफसी और ईफर्ट गैस के मामले में दोनों किसी एक के कस्टमर नहीं बल्कि अलग-अलग दोनों कंपनीज के कस्टमर्स हैं। सबसे पहले तो आप ये समझें, जो गैस फील्ड्स होती हैं वो आगे गैस कंपनीज को देती हैं, सेल आउट करती हैं और वही कंपनीज आगे कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को गैस प्रोवाइड करके बिल के थ्रू अपनी रिकवरी करते हैं। सेम ऐसे ही जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट में होता है कि इलेक्ट्रिसिटी एक कंपनी प्रोड्यूस करती है, देन वो फर्दर दूसरी कंपनी को सेल आउट करते हैं और वो आगे कंज्यूमर्स को करके वहां से सारी की सारी कलेक्शन होती है बिल्स की, जिससे रीपेमेंट की जाती है पिछले जो पावर जनरेशन है उसको। यहाँ पर सेम ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर जो सर्कुलर वाला काम है वो नहीं है, सिर्फ इन दो कंपनीज के मामले में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर एफएफसी और ईफर्ट के मामले में ऐसा कुछ नहीं। तो सबसे पहले जो ईफर्ट है, एंगो फर्टिलाइजर कंपनी, ये गैस लेती है एसएनजीपीएल से। अब डिफरेंट जो गैस फील्ड्स होती हैं वो या तो एसएसडीसी को अपनी गैस प्रोवाइड करती हैं, उनको सेल आउट करती हैं, या एसएनजीपीएल को। तो सबसे पहले जो ईफर्ट है वो एसएनजीपीएल से अपनी गैस लेती हैं और गैस जो रॉ मटेरियल है उसके थ्रू वो अपनी प्रोडक्ट्स बनाती हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो एफएफसी है वो डायरेक्ट मारी फील्ड्स, जो कि मारी गैस फील्ड्स हैं, उनसे ही अपनी जो गैस है वो बाय करते हैं। तो इन दोनों को गैस कहाँ कहाँ से आती है ये तो आपने इजीली अंडरस्टैंड कर लिया, लेकिन गैस प्राइसेस आपको पता होगा कि एंग्रो को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और फौजी फर्टिलाइजर को बहुत ज़्यादा लो प्राइस पे मिल रही है। उसकी रीज़न क्या है? सबसे पहले तो उसकी रीज़न है जो एसएनजीपीएल से गैस ईफर्ट को जाती थी वो एज अ सब्सिडी के तौर पे जाती थी, लेकिन जो मारी पेट्रोलियम से, मारी एनर्जी से गैस जाती है एफएफसी को, वो कोई सब्सिडी नहीं, वो एक्चुअल प्राइस पर प्रॉफिट अवेल करके देन फर्दर उन्हें दी जाती थी, कि वो कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही एफएफसी को। इवन कि आप कुछ पिछले सालों का डाटा देखें तो 2014 के पास आपको ये नजर आएगा
सेम ऐसी ही सिचुएशन एफएफसी के साथ थी, जो कि अब एंग्रो फर्टिलाइजर के साथ है कि फौजी फर्टिलाइजर को गैस काफी ज्यादा एक्सपेंसिव मिल रही थी एज कम्पेयर टू एंग्रो फर्टिलाइजर। तो वही सेम सिचुएशन अब 10 साल बाद दोहराई जा रही है, और वो भी बिल्कुल उलट। तो एंग्रो फर्टिलाइजर को एसएनजीपीएल के थ्रू जो गैस मिले वो काफी एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू एफएफसी, जो कि वो मारी एनर्जी से ले रहे हैं, जिसकी वजह से एंग्रो फर्टिलाइजर की जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो काफी लो रहेगी। तो रिसेंट के इंसिडेंट को ही देखते हुए अगर मैं आपको कहूं कि जो एंग्रो फर्टिलाइजर था उसको काफी ज्यादा एज मिला था, सिर्फ 1-2 साल नहीं बल्कि काफी ज्यादा साल, मोर देन 5 ईयर्स इनको एज मिला था। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी यही सिचुएशन हो सकती है कि यहाँ पर काफी देर, कई साल एफएफसी को काफी ज्यादा सेफ्टी, काफी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है, सिर्फ इसलिए कि एफएफसी को गैस सस्ती मिलती रहेगी। सो फ्यूचर ही बताएगा कि इनकी गैस प्राइसेस कहाँ तक आती हैं। जिस तरह के कई दफा मैच भी हुई दोनों की प्राइसेस, लेकिन कई दफा ह्यूज डिफरेंस भी आया जिस तरह के अब चल रहा है। तो एक मेजर डिफरेंस आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब सेकंड बात करते हैं, अब जो प्लांट्स हैं उनके जो प्रोडक्शन प्लांट है वो कितने एफिशिएंट है। तो आपने सुना होगा एंग्रो फर्टिलाइजर का जो प्रोडक्शन प्लांट्स है वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है, लेकिन वो जो एफिशिएंसी थी प्लांट्स की वो काफी देर पहले भी थी, लेकिन अभी जो एफिशिएंसी है वो दोनों के अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। तो कहीं कहीं एफिशिएंसी में आपको फौजी फर्टिलाइजर ऊपर नजर आएगी, कहीं पे आपको एंग्रो फर्टिलाइजर ऊपर नजर आएगी। So no major efficiency difference in both these companies FFC और इफर्ट। अब बेसिकली प्रोडक्शन यूनिट की तो बात की, लेकिन प्रोडक्शन प्लांट्स जो हैं इनके कितने कितने हैं। एफएफसी और इफर्ट दोनों के जो प्रोडक्शन प्लांट्स हैं वो 3 ही हैं। एफएफसी का जो प्लांट 1 और प्लांट 2 है वो रहीम यार खां में मौजूद है, जो कि पंजाब में है, एंड प्लांट 3 इन मीरपुर गोटकी सिंध में। मतलब कि एफएफसी के 2 प्लांट्स जो हैं वो पंजाब में पाए जाते हैं और एक प्लांट जो इनका प्रोडक्शन यूनिट है वो सिंध में है। लेकिन एंग्रो फर्टिलाइजर के तीनों प्रोडक्शन प्लांट्स, तीनों प्रोडक्शन यूनिट्स जो हैं वो सिंध में ही मौजूद है। तो अब अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो प्रोडक्शन कैपेसिटी में यूरिया की कैपेसिटी पर एनम होती है 3.35 मिलियन टन और 7,36,000 टन पर एनम डीएपी का जनरेट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग। सेम ऐसे ही एंग्रो फर्टिलाइजर की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 2.27 मिलियन पर एनम है ऑफ यूरिया प्रोडक्शन। तो अब यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस मौजूद है जो कि डीएपी प्रोडक्शन प्लांट एफएफसी के पास तो मौजूद है, लेकिन इफर्ट के पास ऐसा कोई डीएपी का प्रोडक्शन प्लांट नहीं है। ये डीएपी को इंपोर्ट करते हैं। इनकी प्रोडक्ट्स तो अप्रोक्सीमेटली सेम ही हैं, जिनमें आती हैं एफएफसी की प्रोडक्ट्स की बात करते हैं जिनमें आता है सोना यूरिया ग्रैन्यूल्स, एंड इसी तरह सोना बोरोन डीएपी, सोना यूरिया जिंक कोटेड प्लस सोना यूरिया नीम कोटेड। सोना यूरिया आता है एफएफसी जो एसओपी, एमओपी, डीएपी, सोना जिंक, सोना बोरोन आते हैं। सेम ऐसे ही इसी से जुड़ी प्रोडक्ट्स इफर्ट के पास मौजूद हैं, जिनमें एंगो यूरिया आ जाता है, एंगो जबरदस्त यूरिया आ जाता है, एंगो डीएपी, एंगो अमोनियम सल्फेट है, एंगो एनपी प्लस है, एंगो जोरावर है, एंगो जरखेज, एंगो प्लस, एंगो खास, एंगो एसओपी, एमओबी, जिगोजोन, ये इफर्ट की मेन प्रोडक्ट्स हैं। अब बात करते हैं मेन पॉइंट पर जो कि है शरिया और नॉन शरिया। एफएफसी नॉन शरिया है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो इफर्ट है वो शरिया है। यहाँ पर नॉन शरिया के अकॉर्डिंग आपको न्यूज बता दूं, हाफ ईयर की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट आई उसमें क्लियरली मेंशन है कि ये फाइनल ईयर 2025 तक जो एंड होगा वहां तक ये कंप्लीटली शरिया बनने के लिए फुल तैयार हैं। अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट करें और अपने आप को तैयार करें कि फाइनल ईयर 2025 के एंड तक ये शरिया स्ट्रोक्स पे शुमार किए जाएंगे। तो इसलिए आप एफएफसी पे भी नजर रख सकते हैं कि एट द एंड ऑफ 2025 ये शरिया स्ट्रोक साबित हो सकता है, नॉन शरिया से शरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब अगर ओवरऑल मार्केट शेयर की बात करें तो मार्केट शेयर बेसिकली इनका वेरी करता रहता है हर साल, हर क्वार्टर, हर हाफ ईयर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अगर अभी बात करें तो एफएफसी का जो हाफ ईयर, जो करंट हाफ ईयर चल रहा है उसका जो फर्स्ट हाफ गुजरा उसके अकॉर्डिंग इनकी जो मार्केट शेयर है वो 48% तक आया, जो कि काफी डिक्लाइन किया एज कम्पेयर टू प्रीवियस हाफ ईयर जो कि 52% का इनका मार्केट शेयर था यूरिया के अकॉर्डिंग। एंड इसी तरह इफर्ट की अगर बात करें तो एंग्रो फर्टिलाइजर का यूरिया का जो मार्केट शेयर है वो 34% है, जो कि काफी ज्यादा इंक्रीज किया फर्स्ट क्वार्टर 2025 से सेकंड क्वार्टर 2025 में। तो डीएपी की प्रोडक्शन चूंकि एफएफसी ही करती है, एफएफसी का प्लांट है डीएपी का अपना पाकिस्तान के अंदर, तो यहाँ पर जो एफएफसी डीएपी जनरेट करती है उसकी जो मार्केट शेयर है वो काफी ज्यादा है। तो ये करंट हाफ ईयर में इनके जो मार्केट शेयर रहा वो 64% रहा एज कम्पेयर टू प्रीवियस हाफ ईयर जो कि इनका 71% रहा था। तो मतलब मार्केट शेयर जो इनका यूरिया का भी और डीएपी का भी दोनों का इस हाफ करंट ईयर में डिक्रीज हुए हैं, और डीएपी का मार्केट शेयर एंग्रो फर्टिलाइजर का 19% है। तो अब अगर इसके फाइनेंशियल्स को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें तो फौजी फर्टिलाइजर 645 अरब की कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखते हुए, जिसके 1.42 अरब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं विद 60% फ्री फ्लोट ऑफ द कंपनी।
एंड सेम ऐसे ही अगर एंगो फर्टिलाइजर की बात करें तो वो 293 अरब 293 अरब की कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखते हुए, जिसके एक शेयर 3 अरब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं और इनका फ्री फ्लोट 45% है। और अगर डिविडेंड बेस पे हम इनको डिफरेंशिएट करें तो एफएफसी फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड अपना जो डिविडेंड देती है वो प्रॉफिटेबिलिटी का अप्रोक्सीमेटली 70% देती है, और बाकी अपनी री इन्वेस्टमेंट में उसकी जो वैल्यूज हैं वो देखी जाती हैं कि री इन्वेस्टमेंट भी कर देती है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो डिविडेंड रेशियो है वो थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन हम इससे पहले एंगो फर्टिलाइजर को देखते हैं। एंगो फर्टिलाइजर के जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो उसका अप्रोक्सीमेटली जो उनको प्रॉफिट होता है उसका अप्रोक्सीमेटली 90 to 95% डिविडेंड दे देती है शेयर होल्डर्स को। तो मतलब कि डिविडेंड की जो यील्ड है वो इफर्ट की ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू एफएफसी। और अगर रिसेंट ग्रोथ देखें हम तो रिसेंट ग्रोथ को देखते हुए आपको एफएफसी में बहुत ज़्यादा कैपिटल गेन देखने को मिला है, लेकिन एंगो फर्टिलाइजर में इतना गेन देखने को नहीं मिला। तो इसकी बहुत सी रीजंस तो इसी डिफरेंस में ही आपको मिल गई। तो जब तक यही डिफरेंस एफएफसी और इफर्ट के दरमियान मौजूद रहेंगे तो प्राइस में डिफरेंस, कैपिटल गेन में डिफरेंस, डिविडेंड में डिफरेंस मौजूद रहेगा। तो इन डिफरेंसेस को देखते हुए एफएफसी ज्यादा कैपिटल गेन, ज्यादा ग्रो कर सकता है एज कम्पेयर टू इफर्ट, जिस तरह की सिचुएशन चल रही है। तो इन दोनों कंपनीज में आपको कौन सी कंपनी अच्छी लगती है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। और अगर आप किसी टॉपिक को समझना चाहते हैं, किसी टॉपिक के किसी कंपनी के एनालिसिस चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें, तो आपके लिए उस कंपनी का एनालिसिस किए जाएंगे। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस लाजमी करें ताकि कोई भी अपडेट आप इस चैनल के थ्रू मिस ना कर पाएं, और वीडियो को दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें।